नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संधि भाग 2। इससे पहले हम संधि के जो पार्ट 1 है उसमें हमने संधि के भेद और स्वर संधि में दीर्घ और गुण संधि के विषय में जाना है। और इस पार्ट के अंतर्गत हम आगे गुण संधि से आगे जो अन्य भेद हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दीर्घ और गुण संधि के बाद हमारा अगला जो तीसरा भेद है स्वर संधि का वह है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का जो संज्ञा विधायक सूत्र होता है वह है वृद्धि रा दईच, अर्थात ए या आ के बाद में ए आई ओ औ में से कोई एक वर्ण आता है तो ए आ ए आई ओ औ में से कोई एक वर्ण आता है तो ए आ के बाद में ए आई में से यदि एक वर्ण आता है तो उन दोनों के स्थान पे आई एक आदेश, और ए आ के बाद में ओ औ में से एक वर्ण आता है तो दोनों के स्थान पे औ एक आदेश हो जाता है। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं ए या आ के बाद में ए या आई में से कोई एक वर्ण आए तो आई एक आदेश होता है। ए या आ के बाद में ओ या औ में से कोई एक वर्ण आए तो औ वृद्धि एक आदेश हो जाता है। जैसे एक प्लस एकम, एक शब्द है, इसका अंतिम स्वर ए है और एकम का प्रथम स्वर ए है तो ए प्लस ए मिलकर आई बनता है और एक में से ए निकलने पर एक हलंत से एक जो के हलंत है वह शेष रहता है और एकम में से ए निकल गया, इस प्रकार से कम शेष रहता है और इनको जोड़ने पर हमारे पास बनता है ए कई कम। इसी प्रकार से दूसरा जो हमारे पास उदाहरण है वह है महा प्लस ऐश्वर्य। महा जो शब्द है उसका अंतिम स्वर आ और ऐश्वर्य का प्रथम स्वर आई है। आ प्लस आई मिलकर के आई वृद्धि एकादेश करते हैं और महा में से आ निकलने पर मह है और ऐश्वर्य में से आई निकलने पर स्वर्य शेष रहता है। अतः यह महई स्वर्य इस प्रकार से शब्द बनता है। तीसरा है गंगा प्लस ओघ। गंगा प्लस ओघ, गंगा शब्द जो है उसका अंतिम स्वर आ और ओघ का ओ जो प्रथम स्वर है, इन दोनों को मिलाकर के हम औ वृद्धि एकादेश करेंगे। गंगा में से आ निकलेगा तो गंग शेष रहेगा और औग में से ओ निकलने पर घ शेष रहेगा, इसलिए इन दोनों को मिलाने पर जहाँ पर गंगू घ बनता है। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे घ पे विसर्ग लगना रह गया है इसलिए यहाँ पर विसर्ग है, तो इस प्रकार से हमारे पास बनता है गंगो घ। आगे हमारा जो चौथा उदाहरण है वह है महा प्लस औषधि। महा का अंतिम स्वर आ है और औषधि का अंतिम प्रथम जो स्वर है वह औ है तो महा प्लस औ बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो औ वृद्धि एकादेश होगा। महा में से आ निकलेगा तो मह बचेगा और औषधि में से औ निकल जाएगा तो सदी शेष रहता है। तो महा इसको जोड़ेंगे तो महौषधि, इस प्रकार से यह शब्द बनता है। इसके अन्य उदाहरण और देखने को मिलते हैं, जैसे तथा प्लस ऐव तथैव, देव प्लस औदार्य देवौदार्य, श्रुत्वा प्लस एव श्रुतवैव, महा प्लस औजस्वी महोजस्वी, दैव प्लस ऐश्वर्यम
देव प्लस ऐश्वर्य देवैश्वर्य, ज्ञान प्लस औषधि ज्ञान औषधि, स्व प्लस इक्षम स्वेक्षम, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। नोट, दो मात्रा से तात्पर्य है जब जहाँ पर किसी भी शब्द के अंतर्गत दो मात्रा हमें देखने को मिलती है। दो मात्रा से तात्पर्य ऐसे है, यदि हमें किसी भी शब्द में इस प्रकार से दो मात्रा देखने को मिलती है तो वहाँ वृद्धि संधि की संभावना होती है। ये पक्का नहीं कह सकते कि वृद्धि संधि ही होने वाली है, लेकिन ये कह सकते हैं कि वहाँ पर वृद्धि संधि हो सकती है। आगे हमारा जो संधि के अगला पॉइंट है वो है यण संधि। वो है यण संधि। यण संधि का संधि विधायक जो सूत्र है वह है इको यनचि, अर्थात इक प्रत्याहार के बाद में यन, एक प्रत्याहार का यन आदेश हो जाता है। कैसे? अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं इसको, ई उ री के बाद में, ई उ री के बाद में असमान स्वर आने पर ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रे और लिरी के स्थान पर ले का आदेश हो जाता है। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं ई उ री लिरी यह वह रे ले, अर्थात ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रे और लिरी के स्थान पर ले का आदेश हो जाता है। जैसे प्रति प्लस अक्षरम, प्रति में जो अंतिम स्वर है वह ई है और अक्षरम का पहला जो अक्षर है वह ए है, तो ई प्लस ए। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना नहीं है, क्योंकि अक्षर असमान स्वर होता है वो यथावत रहता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता है, वो किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं आता, वो जैसे है वैसे रहेगा। सिर्फ ई उ री और लिरी जो अपन के प्रथम स्वर का अंतिम अक्षर अर्थात अंतिम स्वर है उसमें परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर ई है अंतिम स्वर, तो अंतिम स्वर ई के स्थान पर अपन यहाँ क्या करेंगे, यह हलंत, क्या करेंगे, यह हलंत लगाना है यहाँ पे, तो ए यह बनेगा। तो प्रति में से देखिए जैसे ई निकलता है तो प्रत्यय बचता है और ई के स्थान अपन ने यह कर दिया है, और अक्षरम में कोई परिवर्तन करना नहीं है तो अक्षरम जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा शब्द बनता है प्रत्यक्षरम, प्रत्यक्षरम। दूसरा है मधु प्लस आचार्य, दूसरा है मधु प्लस आचार्य, उ प्लस आ, अर्थात आचार्य का आ है और आ एक असमान स्वर है, अतः उ के बाद में यहाँ पर वे, उ के बाद में उ के स्थान पे क्या करना है हमको, वह हलंत करना है। तो मधु में से उ निकल जाएगा तो मध शेष रहेगा, और आचार्य में से कुछ निकालना नहीं है, वह आचार ऐसा ही यथावत रहेगा। अब यदि अपन इसको जोड़ देते हैं तो ये बनता है मध्वाचार्य। क्या बनता है, मध्वाचार्य। इस प्रकार से तीसरा अपन उदाहरण देखते हैं, पितृ प्लस आदेश। पितृ का अंतिम स्वर री है और आदेश का पहला स्वर आ है, जो कि असमान स्वर है, जो कि क्या है, असमान स्वर है। तो पितृ के री के स्थान पे क्या कर देते हैं, रे, तो पितृ प्लस आदेश, पितृ में से री हट जाएगा तो पितृ रे अलंत बचेगा और री के स्थान पे रे कर देते हैं और आदेश, और इसको सबको जोड़ देते हैं तो यहाँ बनता है पित्रादेश। ऐसे ही लिरी प्लस आकृति, लिरी एक स्वर है, अब लिरी के स्थान पे हमको ले करना है और आकृति में कोई परिवर्तन होना नहीं है, इसलिए इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लाकृति। आगे देखिए अन्य और एग्जाम्पल, अभि प्लस अर्थी, भी का यह बन जाता है तो अभ्यर्थी, सु प्लस आगतम, उ का वे बन जाता है तो स्वागतम, परि प्लस आवरणम, परि में जो ई है उस ई का यह बन जाएगा
पर्यावरणम, अनु प्लस अ, ऊ का यहाँ पे वे बन जाता है तो अन्वय, इति प्लस आदि, इति में से ई का यह बन जाएगा तो इत्यादि। धात्री, री में से री का यहाँ पे रे बन जाएगा तो धात्रांश, यहाँ पे तय प्लस रे मिल के तरह बनता है धात्रांश। ऐसे ही अति में से ई का यह बन जाता है तो अति उत्तम है। यहाँ पे भी उत्तम है शब्द में विसर्ग लगेगा, अति उत्तम है। मातृ प्लस अंश है मात्रांश है। इस प्रकार से यहाँ पे भी जो तय प्लस रे मिलके त्रय बनता है, तय प्लस रे मिलकर के क्या बनता है त्रय। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है त्रय। तो इस प्रकार से हमारा बनता है मात्रांश है। देखिए इस संधि में भी कुछ याद करने का तरीका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं य व र ल, अर्थात जब हमें किसी भी एग्जाम्पल के अंतर्गत य व र ल से पहले आधा अक्षर देखने को मिलता है, आधा अक्षर देखने को मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे त्र है, त्र में है, यहाँ पे भी है, अति यह से पहले है, इधर यह से पहले है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो बा से पहले भी आधा है, यह से पहले भी आधा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि य व र ल से पहले यदि आधा अर्थात हलंत वर्ण हो तो अपन उसे यन संधि कर सकते हैं। यहाँ पे यन संधि का ज़्यादा फोर्स होता है कि यहाँ पे अपन उसे यन संधि कर सकते हैं। तो देखिए आगे हमारी नेक्स्ट संधि है और वो है अयादि संधि। अयादि संधि से तात्पर्य है यहाँ पे इसका जो संधि विधायक सूत्र होगा वह होगा ए चयु एचो अयवा यावे, ए चयो अवा यावे, अर्थात ए आई ओ औ कोई स्वर होने पर ए एच प्रत्यय में ए ओ आई औ आता है, अतः ए आई ओ औ के बाद में कोई भी स्वर आ सकता है। यहाँ पे वह स्वर चाहे हमारा समान हो चाहे कोई असमान हो, समान होने पर भी हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है और असमान होने पर भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः यहाँ पे कोई भी स्वर आने पर ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आने पर ए के बाद यदि कोई स्वर आ जाता है तो ए के स्थान पे आय करेंगे, आई के बाद में यदि कोई स्वर आता है तो आई के स्थान पे आय करेंगे, ओ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो ओ के स्थान पे औ करेंगे, ओ के औ के बाद में यदि कोई स्वर आता है तो औ के स्थान पर आव कर देते हैं। अतः जैसे कि ने प्लस अनम, ने में ए है और ए के बाद में ए जो कि एक स्वर है तो ए के स्थान पे अपन ने आय कर दिया। अब देखिए नए में से ए निकल गया है, अब नए शेष रहा, नए में यहाँ पे हलंत है तो इस प्रकार से नए प्लस अय प्लस अनम, अब इन सभी को जोड़ देते हैं तो यहाँ बनता है नयनम। क्या बनता है नयनम। ऐसे आगे देखिए हो प्लस अनम, हो में ओ है, ओ के बाद में ए है और ए एक क्या है स्वर है तो ओ के स्थान पे हमने अव कर दिया तो है प्लस अब बराबर अनम, है प्लस अब प्लस अनम बराबर जोड़ेंगे तो बन जाता है हवनम। आगे और है गई प्लस अनम, आगे है गई प्लस अनम। गई प्लस अनम में गई जो है आई के स्थान पे आय करेंगे और गई में से आई निकल जाएगा तो गे बचेगा और जोड़ेंगे तो इसे बन जाएगा गायनम। ऐसे ही बहु प्लस अके है, ओ के बाद में ऊ है जो कि एक स्वर है तो बहु में से ओ निकल जाएगा तो भय हलन शेष रहेगा तो भय अव के स्थान पर हमने आव कर दिया है और ओ कह जैसा है वैसा ही रहेगा और जोड़ने पर बनता है भावुक है। अन्य स्वर और भी हैं। अन्य स्वरों के यदि बारे में यदि हम बात करते हैं तो हरे प्लस ए बराबर हरये, नई प्लस अके बराबर नायक है,
चे प्लस अनम बराबर चयनम, गई प्लस अके बराबर गायके, जे प्लस अति बराबर जयति, भो प्लस अति बराबर भवति, गुरु प्लस ए बराबर गुरवे, धौ प्लस इका धाविका। इस प्रकार से हमारे पास अन्य और उदाहरण होते हैं। इसके अतिरिक्त भी हम अन्य बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। इसके बाद हमारी जो अगले नेक्स्ट जो संधि है, छठवीं जिसे कह सकते हैं, वह है पूर्व रूप संधि। ये जो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि, ये संधियाँ तो मूल संधियाँ कही जाती हैं, लेकिन इसके बाद जो अन्य संधि आती हैं जैसे पूर्व रूप संधि है, पर रूप संधि है, प्रकृति भाव संधि है, ये एक अपवाद स्वरूप कार्य करती हैं। ये संधियाँ मूल संधियों के नियमों का खंडन करती हैं, अतः इन्हें हम अपवाद कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, हमारी नेक्स्ट संधि है और वह है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि से पदांत ऐंग पदांत दति, इस संधि का सूत्र है ऐंग पदांत दति, अर्थात ए और ओ के बाद में ए आने पर, ए और ओ के बाद में ए आने पर इस ए के स्थान पर एस का चिन्ह अर्थात अवग्रह का चिन्ह इसे कहते हैं। इसका यदि उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो उच्चारण स्थान इसका ए ही रहता है, अतः ए और ओ के बाद में यहाँ पर ए आता है तो ए के स्थान पे अवग्रह कर दिया जाता है। दोस्तों देखिए, जैसे कि पहले हमने देखा है कि ए ओ के बाद में यदि कोई स्वर आता है, ए एक स्वर है और स्वर आने पर क्या होता है कि अयादि संधि होती है, तो इसे हम क्या है अयादि का अपवाद कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ए और ओ के बाद में यदि ए आता है तो उसे अवग्रह कहेंगे। अब पूर्व अवग्रह कहेंगे, उसे पूर्व रूप संधि होती है। पूर्व रूप संधि में दोनों जो पद होते हैं उन दोनों पदों का अलग से हमारे पास अर्थ होता है। जैसे देखिए हरे, और भी अपन देख सकते हैं ए प्लस ए और ओ प्लस ए बराबर एस का चिन्ह, इसे अवग्रह, इसका उच्चारण ए ही होता है, हमने वैसे इसे अब पढ़ ही लिया है। हरे प्लस अव, हरे प्लस अव में हरे में ए है और अव का ए है, तो हरे के ए में हमें कोई परिवर्तन करना नहीं है। अव का जो ए है उसके ए को हमको एस के चिन्ह में परिवर्तन करना है। किस में परिवर्तन करना है जी? एस में परिवर्तन करना है। तो यहाँ पे अपन इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हरे व, इसी उच्चारण करते हैं इसको तो बन जाता है हराई व, हराई व। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास आगे जो विष्णु अवय, विष्णु अवय का मतलब विष्णु में ओ है और विष्णु में ओ है और ओ के बाद ए है, तो विष्णवे, ए के स्थान पे हमने अवग्रह कर दिया और अवग्रह में से ए हट जाएगा तो वह शीत रहेगा। अब यहाँ बचेगा हमारे पास वह, तो इस प्रकार से हमारे पास जो बनता है वो बनता है विष्णु अवय। इस प्रकार से हमारे पास बनता है विष्णु अवय। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, अतः आगे अन्य जो हमारे उदाहरण हैं, बने प्लस अत्र, बने अत्र है, गुरु प्लस अत्र, गुरु अत्र है, ग्रामे प्लस अस्मिन, ग्रामे अस्मिन, कवे प्लस अब बराबर कवे अवे, रामो प्लस अहम, रामो अहम, भो प्लस अयम, भो अयम। यह अयादि संधि का अपवाद माना जाता है। जैसा हमने पहले जान लिया है कि यह जो पूर्व रूप संधि है अयादि संधि का अपवाद माना जाता है। दूसरा है हमारे जो अब नेक्स्ट संधि है वह हमारी पररूप संधि। पररूप संधि का विधायक सूत्र होता है ऐंगी पररूपम, अर्थात प्रे, उप और अब, ये तीन उपसर्ग होते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं एकारांत उपसर्ग, एकारांत उपसर्ग से तात्पर्य वे उपसर्ग जिनके अंत में ए आता है। आकारांत उपसर्ग से तात्पर्य वे उपसर्ग जिनके अंत में ए आता है
और वे उपसर्ग 3 ही माने गए हैं, प्रे, उपो, अब। ये 3 उपसर्ग ही माने गए हैं। तो इन उपसर्गों के बाद में यदि ए और ओ से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द हो तो इस उपसर्ग का जो ए है, इस उपसर्ग के ए का लोप हो जाता है और इसके स्थान पर जो बाद में ए और ओ जो स्वर हमारे पास होता है, उन ए ओ का ही अपन आदेश कर देते हैं। जैसे देखिए, प्रे प्लस ए, प्रे प्लस ए, प्रे में ए है और ए के बाद में ए है, तो ए जो है इस ए का हम लोप कर देंगे और उस ए के स्थान पे क्या कर देते अपन, ए। तो प्रे में से ए निकल जाएगा तो प्रे हलंत बच जाएगा और ए है ही हमारे पास, और ए जते में से ए निकलेगा तो बनेगा जते, तो प्रे ए जते, प्रे जते। अब प्रे ए जते जो शब्द है इसमें से हमने कुछ निकाला नहीं है, बल्कि यहाँ पे ए के स्थान पे ही ए इसको कर दिया गया है, इसलिए अपन इसे कह सकते हैं प्रे जते। उपसर्ग है, उपसर्ग का अंतिम जो स्वर है वह ए है और ओषति, ओ से प्रारंभ होने वाला शब्द है, तो ए के स्थान पे हम ओ कर देते हैं, तो उप में से ए निकलेगा तो उप बचेगा और ओषति जैसा है वैसा ही रहेगा और हम इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा उपोषति। अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं, उप प्लस ए जते बराबर उपेजते, प्रे प्लस ओषति बराबर प्रोषति, अव प्लस एजते बराबर अवेजते, प्रे प्लस एजते बराबर प्रेधते, प्रे प्लस उहे बराबर प्रोहे, अव प्लस इति बराबर अवैति। कभी कभी हमारे पास एग्जाम में देखने को मिलता है पूर्वरूप और पररूप, दोनों के लगभग समान नियम से हैं। पूर्व रूप संधि में बाद में ए आई आता है और पररूप संधि में पहले ए आई आता है। तो एग्जाम में हम इसके नाम आदि से परिचित नहीं हो पाते, कभी कभी हमारे दिमाग में यह भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ पे इसे पररूप संधि करना है या इसे पूर्व रूप संधि करना है। तो इसे जानने के लिए क्या है कि हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप से तात्पर्य है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। अब पूर्व दिशा में उगने वाला कौन है, सन, कौन है, सन। अब सन से तात्पर्य यहाँ पे एस का निशान से है, सन से तात्पर्य क्या है, एस का निशान, एस। तो पूर्व रूप संधि में किसका निशान लगाना है हमको, एस का निशान लगाना है। तो अपन इसे पूर्व रूप संधि को ऐसे याद कर सकते हैं कि जिस उदाहरण के अंतर्गत एस का निशान आ रहा है वहाँ तो पूर्व रूप संधि होगी, और जिस संधि के अंतर्गत एस का निशान नहीं आ रहा है वहाँ पे हमें पररूप संधि करनी है। और आगे हम आपको जो नेक्स्ट संधि हैं व्यंजन और विसर्ग उनके विषय में बताएंगे, लेकिन 8वीं क्लास का जो स्तर है पाठ्यक्रम है उसमें हमें सिर्फ स्वर संधियाँ का ही वर्णन है, इसलिए कक्षा 8 के लिए सिर्फ हमने इतनी ही संधियाँ पढ़नी हैं। और इन संधियों से आगे जैसे व्यंजन और विसर्ग संधि हमको पढ़नी है तो कक्षा 10 के चैप्टर के अंतर्गत हम उसे पढ़ाएंगे। तो इसके लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो के बारे में पता लग जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन कर सकें। धन्यवाद।